हेलो दोस्तों, मैं कल्पना। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। आज मैं आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम के एनटीए नेट सेकंड पेपर हिस्ट्री के पिछले वर्ष के पेपर लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम दिसंबर नेट 2023 के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। क्योंकि जब तक हम पुराने पेपर नहीं देख लेते, तब तक हमें एनटीए द्वारा नेट हिस्ट्री के पूछे जाने वाले प्रश्नों का पता नहीं लगता। इसलिए पेपर देने से पहले हमें पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। इसकी सहायता से हमें आए हुए प्रश्नों के द्वारा आने वाले प्रश्नों का एक आइडिया हो जाता है। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से एनटीए नेट हिस्ट्री के पुराने पेपर कराने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम, जो कि इतिहास का पेपर है, ये व्याख्या सहित हम करा रहे हैं। ये जो पेपर था, इसकी जो परीक्षा तिथि है 28 फरवरी 2023। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, धम्मपद, थेरागाथा, थेरी गाथा और जातक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ समूह से संबंधित है? आप इसका उत्तर बताइए। चलो देखते हैं हम इसका उत्तर। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, खुदिक निकाय। देखते हैं क्यों। खुदिक निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें धम्मपद, थेरागाथा, थेरी गाथा, जातक, सुक निपात, खुदिक पाठ और बुद्ध वंश के प्रमुख रूप से लघु ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, पाउंचेरियम। देखते हैं इसका उत्तर क्यों है ये। जैन कवि शंभु ने पाउंचेरियम पदचरित्र नामक ग्रंथ अपभ्रंश में लिखा है। यह ग्रंथ रामायण का जैन रूपांतरण है। जैनियों ने राम को पद पाउं की संज्ञा दी है और राम कथा का प्रवर्तक किया था। बुद्धों ने राम को बोधि तत्व मानकर अपनी जातक कथाओं में इन्हें प्रतिष्ठित किया है। पदचरित्र पाउंचरित्र, जिसमें राजा राम को पद शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे जैन परंपरा संबंध में पाउंचेरियम कहा। हमारा तीसरा प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक कुल चिन्ह क्या था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, गरुण। देखते हैं क्यों। गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक कुल चिन्ह गरुड़ था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के एक पंक्ति में उल्लेख किया गया है कि गरुड़ गुप्त वंश के राज लांछन था और वे उसका प्रयोग अपने शासनों को अभिप्रमाणित करने के लिए मुद्रित किया करते थे। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है,
कृष्ण मिश्र। देखते हैं क्यों। प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक है तथा इसके लेखक कृष्ण मिश्र हैं। चंदेल राजवंश के शासक कीर्ति वर्मन 1060 से 1100 ईस्वी की राजसभा में प्रसिद्ध राजकवि कृष्ण मिश्र निवास करते थे। इस नाटक के विष्णु भक्ति के साथ साथ कीर्ति वर्मन के सचिव अनंत की वीरता और उनकी निपुणता का वर्णन किया गया है। 1851 में इस ग्रंथ का मराठी भाषा में अनुवाद अमरापुरकर बापाट ने किया। पांचवा प्रश्न है, ऐतरेय तथा सतपक्त ब्राह्मण में किस राजा के नाम का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाअभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ कराया था? वह थे। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है पर। देखते हैं इसको क्यों। ऐतरेय और सतपक्त ब्राह्मण में पर राजा के नाम का उल्लेख मिलता है। इन्होंने इंद्र महाअभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऋग्वेद ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। इसमें इंद्र महाअभिषेक और चक्रवर्ती नरेशु का महाअभिषेक का ऐतिहासिक वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण में शून्यशेप आख्यान का भी वर्णन मिलता है। सतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता वात्स्यायन यज्ञवल्लभ हैं। इस ग्रंथ के 14 कुंडों में प्रारंभ के 9 कांडों का यज्ञ विवरण है। 10वें में अग्नि रहस्य, 11वें में कांड में अग्नि चयन विशेषज्ञ चर्चा, 12वें में प्राय निश्चित, 13वें में अश्वमेघ नरमेघ आदि का वर्णन है। सतपथ ब्राह्मण का 14वें कांड आरकरण है। सभी ब्राह्मणों में सतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण तथा विशाल है। सतपथ ब्राह्मण को लघु वेद की संख्या दी गई है। प्रश्न नंबर 6, राजपुरा और द्वारका नगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कम्बोज। देखते हैं क्यों। मैं इन प्रश्नों के साथ व्याख्या करा रही हूँ जिससे आप लोगों को ये समझ सकें कि ये प्रश्न के उत्तर क्यों दिया है। चलो देखते हैं। राजपुर और द्वारका नगर के कम्बोज महाजनपद के महत्वपूर्ण नगर थे। इनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। कम्बोज दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरस्तान कपीशा हिंदू कुश पर्वत से लेकर काबुल तक का प्रदेश के भाग को मिलाकर प्राचीन काल में कम्बोज महाजनपद बना था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हटक थी एवं ये गांधार का पड़ोसी राज्य था। हमारा अगला प्रश्न है, ओटककुटन ने निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में नहीं लिखा है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है राज प्रथम। देखते हैं। ओटककुटन द्वारा रचित उलाएं जिसमें विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय तथा राज द्वितीय संबंधित श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। संगम साहित्य के अध्ययन से हमें प्रारंभिक चोल शासक का कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली बर्मन था, जो
1985 ईस्वी के मध्य राज के नाम से गद्दी पर बैठा था। हमारा अगला प्रश्न है, उस अभिलेख का नाम बताइए जो पूजाशाला प्रकार की रचना निर्माण से संबंधित है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है गोसुंदी अभिलेख। इसकी व्याख्या, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का संस्कृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि वाला हाथी बाड़ा गोसुंदी अभिलेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास प्राप्त हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि में प्राप्त संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। गोसुंदी अभिलेख में भागवत धर्म के प्रचार, अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन तथा भगवान वासुदेव की मान्यता आदि का महत्व वर्णित है। इस अभिलेख के गाजवंश के सर्वदात पराशरीरी का पुत्र शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ का विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनवाने का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, चार्या पिटक नामांकित में से किसका एक संकलन है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है पद में रचित 35 जातकों का। इसकी व्याख्या से स्पष्ट कर लेते हैं हम ये ऐसा क्यों है। चार्या पिटक ग्रंथ में बौद्ध के पिछले जन्म के 35 जातक पद की कहानियों का संकलन है, जिसमें पूज्य सरिपुत्र के निवेदन पर पुण्य कही गई है। चार्या पिटक को बौद्धिक तत्वों का वर्णन इस प्रकार है, बोधि तत्वों का 10 गुणों से संपन्न होना तथा अनिश्चित कालीन समय रखने वाली बात कही गई। चार्या पिटक के प्रथम पद्य की 10 गाथाएं भोजन दान से संबंधित मानी जाती है। दूसरे बग जिसके अंतर्गत भी 10 कहानियां हैं, जिसमें नैतिकता और शुद्धता के प्रयास पर बल देने की बात कही गई है। अंतिम वंग में 15 कहानियां हैं, जिसमें 5 का संबंध संन्यास से तथा 1 का संबंध दृढ़ इरादों तथा 6 का संबंध मैत्री और करुणा से तथा 2 का संबंध दया तथा 1 का संबंध समाज चिंतित से है। हमारा अगला प्रश्न है, लंका अवतार निम्नलिखित में किससे संबंधित है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है वैपुल्य सूत्र। देखते हैं, लंका अवतार वैपुल्य सूत्र ग्रंथ से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म के प्रवक्ता शून्यवाद और विज्ञानवाद नाम से 2 निकायों में विभाजित है। प्रज्ञा परमिता सूत्र ग्रंथों में शून्यवाद सिद्धांत का अवलोकन किया गया है। विज्ञानवाद का प्रारंभ शून्यवाद के बाद और शून्यवाद के विरोध में हुआ। लंका अवतार सूत्र नामक वैपुल्य सूत्र ग्रंथ विज्ञानवाद का मुख्य ग्रंथ है। विज्ञान ही सत्य और विज्ञान से भिन्न वस्तु की सत्ता नहीं है, यह इस बात की मान्यता है। हमारा अगला प्रश्न है, कियारी और गियक नामक नवपाषाण कालीन स्थल नामांकित में से किस जगह पर अव्यवस्थित है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है लद्दाख। कियारी और गियक नामक नवपाषाण काल स्थल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अव्यवस्थित है। लद्दाख के गियक नामक स्थान से नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि 4000 वर्ष पूर्व आंकी गई है, किंतु इसकी माप स्थित
क्यारी नामक पुरास्थल का काल 1000 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। प्रश्न, घग्गर हाकरा नदी तंत्र का निम्नलिखित में से किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है C.F. ओल्डहेम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम और स्पष्ट हो जाएगा। ज्यादातर एनटीए ऐसे प्रश्न को पूछता है। घग्गर हाकरा नदी तंत्र का अध्ययन C.F. ओल्डहेम ने के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों और खोजकर्ताओं द्वारा भूगर्भीय और पुरातात्विक साक्ष्यों और भाषाई समानता के आधार पर मौजूद नदी प्रणालियों के साथ ऋग्वैदिक सरस्वती नदी का मिलान करने की कई प्रयास किए गए थे, जिसमें से एक ब्रिटिश सेना चिकित्सा और इंडोलॉजिस्ट C.F. ओल्डहेम ने सरस्वती नदी की पहचान उसके ऊपरी भाग पर घग्गर नामक नदी से की थी, जो अधिकांश रूप से भारत के अंदर प्रवाहित होती है, और इसके निचले हिस्से में हाकरा नदी जो पाकिस्तान से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक के घोष के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाणिक संस्कृति समूह कॉम्प्लेक्स का एक काल क्रोन सांस्कृतिक तत्व नहीं है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है बोरर बुरीन। इसकी व्याख्या है, ए के घोष के अनुसार भारत में बोरन बुरनीन वेदक दक्षिणी पुरापाषाणिक संस्कृति समूह कॉम्प्लेक्स का एक काल क्रोन सांस्कृतिक तत्व नहीं है। ए के घोष ने 1966 में भारत में पुरापाषाणिक संस्कृति को सामान्यतः 3 मूल तत्वों में विभाजित किया है। पहला चापर बिफेस तत्व, दूसरा फ्लैग तत्व, तीसरा फ्लैग ब्लेड तत्व। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस कुलीन राजपूत को 7,000 का मनसब दिया गया था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है मिर्जा राजा जयसिंह। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मिर्जा राजा जयसिंह राजपूत मनसबदारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा और प्रभावशाली थे। इन्होंने 7,000 जातक एवं 7,000 सवार का सर्वोच्च मनसब प्राप्त था। हमारा अगला प्रश्न, भारत में कुएं से जल निकालने की 2 विधियों का वर्णन निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें मिलता है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है बाबरनामा। भारत में कुएं से जल निकालने की 2 विधियों का विवरण बाबरनामा ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, जिसमें बाबर ने तुर्की भाषा में स्वयं लिखा था। उसने मुगल काल की सिंचाई की अत्याधुनिक साधनों हरट चरस का वर्णन किया है। मुगल काल में रहट का प्रयोग लाहौर दीपालपुर दोनों से आज पाकिस्तान और ऐसी दूसरी जगह के लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। कुएं से पानी निकालने की दूसरी सामान्य विधि चरस थी। बाबर के अनुसार आगरा, चांदवर और बयाना आदि क्षेत्रों में चरस के द्वारा सिंचाई की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने इस बात का सर्वेक्षण किया कि जब
अकबर मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करने के लिए अभियान हेतु काबुल सॉरी काबुल की ओर गया था, तो उसने अपनी माँ हमीदा बानो बेगम को दिल्ली सूबे का प्रभावी नियुक्त किया था। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, फादर एंटोनी मॉन्सरेट। फादर एंटोनी मॉन्सरेट ने अपनी पर्यवेक्षण में यह पाया कि जब अकबर मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दमन करने के अभियान हेतु काबुल की ओर गया था, तो उसने अपनी माँ हमीदा बानो बेगम को दिल्ली सूबे का प्रभावी नियुक्त किया। फादर मॉन्सरेट ने जिन शहरों को देखा और जिन मार्गों से होकर यात्रा की, उसका वर्णन इस प्रकार किया है कि भारत के नगर दूर से देखने पर तो बड़े सुहाने लगते हैं, किंतु अंदर से देखो तो संकरा और रेतीव नजर आते हैं। मॉन्सरेट को काबुल अभियान के समय अकबर के साथ जाने का अवसर मिला था, किंतु बादशाह अकबर अस्वस्थ हो जाने की वजह से जलालाबाद से आगे नहीं गया और अपनी सेना के साथ लौट आया और लाहौर में डेरा डाला। इस प्रकार मॉन्सरेट को मुगल सेना और छावनी की आंखों देखी जानकारी पाने का अवसर मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 1751 में निम्नलिखित में से किस सेना नायक के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मुजफ्फर जंग के साथ आई थी? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, कैप्टन बस्सी। क्यों? फ्रांसीसी सेना ने जनवरी 1751 में सेना नायक बस्सी के नेतृत्व में मुजफ्फर जंग के साथ आई थी। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54 के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होने वाले युद्धों के दो पक्ष हैं। एक ओर आसफ जहां निजामुल मुल्क की मृत्यु मई 1748 में हुई, उसके द्वितीय पुत्र नासिर जंग तथा उसके पौत्र मुजफ्फर जंग ने संघर्ष हो रहा था। दोनों दक्षिण के अधिपति होने का अभिलाषी थे। मुजफ्फर जंग चांद साहिब के साथ मिल गया और आर्कटिक नवाब बनना चाहता था। चांद साहिब ने डुप्ले के साथ समझौते की बातचीत आरंभ की, जिससे डुप्ले भावी सफलता को तभी अनुकूलता समझता था जब चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग दोनों की सहायता की जाए। इस नए प्रस्ताव से प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करना कठिन नहीं था। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ने फ्रांसीसियों की सहायता से अगस्त 1749 में अनवरुद्दीन को अंबर के युद्ध में हराने के बाद चंदा साहिब कर्नाटक पर अधिकार पाने में सफल हो गया। जिस प्रकार फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग व चंदा साहिब की सहायता की, उसी प्रकार अंग्रेजों ने नासिर जंग की सहायता की। नासिर जंग ने 1750 में मुजफ्फर जंग से पराजित हुआ और पकड़ा गया और उसके बंदी बना लिया गया। उसी दौरान नासिर जंग के भाग्य चक्र में परिवर्तन हुआ और उसे मार दिया गया। इसके बाद चंदा साहब को आर्कटिक के नवाब के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक आधुनिक काल में उमल के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, कर संग्राहक। देख लेते हैं कौन होते हैं। आरंभिक आधुनिक काल में उमल के रूप में कर संग्राहक टैक्स कलेक्टर को जाना जाता है। यह व्यवस्था मद्रास के पांडिचेरी में लागू की गई थी। इसकी जानकारी 1865 में भारत के राज्य सचिव द्वारा जारी सूचना से प्राप्त होती है।
हमारा अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य के अंतर्गत सैनिक सेवा के समर्थन हेतु गांव में राजस्व कार्य अर्थात सरंज निजाम एक लोकप्रिय प्रथा थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मराठा साम्राज्य। आइए देखते हैं। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सैनिक सेवा के समर्थन हेतु गांव से राजस्व कार्य अर्थात सरंजाम एक लोकप्रिय प्रथा थी। मोकासा जागीर व सरंजाम ने प्रथा उन भू अभिहस्ताकनों के लिए प्रयुक्त थी जो मराठों के अंतर्गत सैनिक सेवाओं के एवज में प्रदान किए जाते थे। मराठी साहित्य के मोकासा में जागीर संज्ञा का कहीं अर्थ विशेषक में प्रयोग नहीं हुआ, किंतु दोनों के मध्य अंतर यह है कि मोकांक्षा की अपेक्षा जागीर का स्वरूप अधिक स्थायी था। सरंजाम भूमि अभिहत्ताकनों की पूर्ण रूप से सैनिक सेवाओं के बदले दिया जाता था। जात तथा फौज के रूप में दिया जाता था। जात सैनिक सेवाओं के लिए सरंजामदार के वेतन के रूप में प्रदान किया जाता था, जबकि फौज शीर्षक के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला हस्ताकन सेवा तथा किले आदि की व्यवस्था के मध्य में प्रयुक्त होता था, जिससे स्पष्ट है कि मनसबदारी व्यवस्था के सामान्य ही सरंजाम भी दो रूप में अभिव्यक्त होता था। सरंजाम भूमि अभिहस्ताकनों के अंतर्गत अधिग्राही का एक या कई ग्रामों के प्रशासन तथा राजस्व दोनों से ही हिस्सा रहता था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि समय बहुमूल्य है और अपरिवर्तन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखा है कि समय बहुमूल्य है और अपरिवर्तनीय है। अकबर के सांस्कृतिक कार्यों के संगठनकर्ता मुख्य रूप से अबुल फजल थे। वह उस युग के बहुत बड़े विद्वान में से एक थे। वे धार्मिक सहिष्णुताओं की नीति निर्धारित करने में, सर्वअमतवाद का प्रचार करने में अकबर के निकटतम सहयोगी थे। स्मिथ ने अकबर के दीन इलाही को राजनैतिक मिथ्या धर्म और अबुल फजल को उसका मुख्य पुरोहित कहा है। कट्टरपंथी को यह धर्म पसंद नहीं था। अकबर का पुत्र सलीम इन कट्टरपंथियों से मिल गया था और उसने बुंदेलखंड खंड के वीर सिंह देव द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। स्मिथ ने अकबरकालीन राज्य दस्तावेजों के अभाव की चर्चा की है, लेकिन अबुल फजल के आईनी अकबरी की प्रशंसा की है। अकबर के आदेश से अबुल फजल ने अकबरनामा लिखने का कार्य शुरू किया और 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 1596 से 97 में इसको पूरा कर अकबर के समक्ष रखा था। अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया, जिसमें से प्रथम 2 जिल्द इतिहास है और तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। हमारा 21वां प्रश्न, किसने कहा था कि उसके लाल कुंवर के लिए नूरजहां के साथ को पुनर्जीवित किया गया और उसके नाम के सिक्के जारी किए गए थे? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, हादी कम्बार खां। हादी कम्बर खां ने कहा कि उसके लाल कुंवर के लिए नूरजहां के समय को पुनर्जीवित किया गया
और उसके नाम से सिक्के जारी किए गए थे। लाल कुंवर, जिसे समय सामयिक इतिहासकारों ने नाचने वाली कहा, बहुत पहले से जहांदार शाह की कृपा पात्र थी। जहांदार शाह की गद्दी पर बैठने के पश्चात वह रानी बन गई। लाल कुंवर की रानी होने के साथ साथ उसे निकट संबंधियों को उच्च पद मिलना स्वाभाविक था। उसके 3 भाइयों को 7 और 5,000 की मनसब और बड़ी जागीर प्रदान की गई। अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में अव्यवस्थित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल से 2000 ईसा पूर्व से लगभग सूखापन शुष्कता के आरंभ का प्रमाण प्राप्त होता है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, लूणकरनसर। लूणकरनसर झील राजस्थान के बीकानेर जिले में अवस्थित है। इस स्थल में 2000 ईसा पूर्व के लगभग सूखापन शुष्कता के आरंभ का प्रमाण प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कष्टा कोयला अनाजों की पुष्प पराग मिलने के कारण जल की कटाई के पश्चात कृषि की शुरू की जाने की सूचना मिलती है, किंतु उस क्षेत्र में उस काल से खाद्य उत्पादन संबंधित किसी भी पुरातात्विक स्थल को ढूंढा नहीं जा सका। इस झील से नमक बहुत कम बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने निम्नलिखित में से किस रियासत के विलय को राज्य हड़प सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर मंजूरी को रोक दिया था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, करौली। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली रियासत के विलय को राज्य हड़प सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर मंजूरी को रोक दिया था तथा 1852 में करौली रियासत को राजस्थान में स्थित है। यहाँ के राजा नरसिंह पाल की मृत्यु हो गई थी, जबकि करौली राज्य पेशवा को कर दिया था। नरसिंह पाल को कोई पुत्र नहीं था। अंत लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य विस्तार नीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गृह सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन संचालकों ने इस राज्य के विलय की अनुमति नहीं दी। उनका कहना था कि करौली एक स्वतंत्र और सुरक्षा प्राप्त राज्य था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1891। द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था। इस समय भारत में वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, 9 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से श्रमिक लेना निषेध कर दिया गया। दूसरा, 9 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 7 घंटे ही श्रम लेना निर्धारित किया गया। तीसरा, महिला और शिशु श्रमिकों को रात में 8 बजे से सुबह 5 बजे के बीच काम पर लाना निषेध कर दिया गया। चौथा, महिला श्रमिकों को मात्र 11 घंटे काम
लिया जाना निर्धारित किया गया। हमारा 25वां प्रश्न है, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 तथा तत्कालिक कारण क्या था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में चर्च की स्थापना। इसकी व्याख्या से ये सब स्पष्ट होगा। देखें व्याख्या। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के तत्कालिक कारण एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में चर्च की स्थापना था। 1822 में बर्मा सेनाओं को निर्विघ्न रूप से सफलता मिल रही थी, जिसके कारण बर्मा राज्य स्वयं को अपराज्य समझने लगा था। 1822 में बर्मा ने असम पर अधिकार कर लिया और अपनी अधिराज्य के उत्तर पूर्वी सीमांत का अतिक्रमण करने लगा और 1823 में बर्मा ने कंपनी से एक छोटा सा द्वीप शाहीपुरी चटगांव से परे ले लिया और उस द्वीप से ब्रिटिश चौकियों से अंग्रेजों को भगा दिया। बंगाल पर हमला करने की तैयारी करने लगा। अंग्रेजों के लिए इसे बर्दाश्त करना बहुत कठिन था। 14 फरवरी 1824 को गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्सहर्स्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी। बर्मा की प्राकृतिक विशेषताओं बर्मनियों को प्रतिरक्षा का साधन उपलब्ध था, जिसकी वजह से कंपनी के इतिहास में सबसे कम लाभकारी आक्रमण साबित हुआ। इस युद्ध में धन, जन और समय की दृष्टि से अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ा। 2 वर्ष के युद्ध में 1 करोड़ 30 लाख स्टार्टिंग खर्च हुआ और 24 फरवरी 1826 में यार्डू संधि की द्वारा युद्ध को विराम दिया गया। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शीर्षक से संबंध निबंध लिखा था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शीर्षक से निबंध लिखा था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को गंगा सरयू के संगम पर बसे बिहार के सीतावादियारा, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक चिंतन अनवरत गतिशील रहा। शुरू में इनके ऊपर मार्क्सवादी का प्रभाव रहा, तो बाद के दिनों में गांधीवाद उनके सिर चढ़कर बोला। असर कुछ इस कदर हुआ कि समाजवाद लाने का सपना बुनने वाला गांधीवादी समाजवाद के पक्ष में जा खड़ा हुआ। जयप्रकाश नारायण ने आजादी के बाद समकालीन नेताओं को पार्टियों द्वारा स्वार्थ और गलत नीतियों वजह से सत्ता मोहभंग हुआ, तो वह अपने जीवन के अंतिम समय सत्ता की जोड़ तोड़ और गणित से दूर रहे। राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में ही वह सर्वोदय भूदान आंदोलन से जुड़े, जिसकी परिप्रतिवादी में सम्यक क्रांति के रूप में होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात हीरा कोहिनूर ब्रिटिश मुकुंद को समर्पित कर दिया गया था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848 से 1849।
द्वितीय अंगल युद्ध 1848 से 49 के बाद प्रख्यात हीरा कोहिनूर ब्रिटिश मुकुट को समर्पित किया गया था। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने हेनरी लॉरेंस लॉर्ड एनलबोरो व मंत्रिमंडल की इच्छाओं की परवाह न करते हुए पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने की घोषणा कर दी। इस दिन लाहौर में महाराजा दिलीप सिंह ने आखिरी बार दरबार लगाते हुए भारत सरकार के विदेश सचिव हेनरी इलियट के सामने अपने राज्य के विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके प्रमाण स्वरूप दिलीप सिंह के 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित कर दी गई। राजा दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी ने प्राप्त किया, जिससे के बाद इस कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मेला ढोलने वालों की 1928 की हड़ताल के एक प्रमुख के रूप में किसको धनगरमा की उपाधि दी गई थी? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है प्रभावती दास गुप्ता। मेला ढोने वालों की 1928 की हड़ताल में प्रभावती दास गुप्ता को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का कारण उन्हें धनगरमा की उपाधि दी गई थी। ट्रेड यूनियन नेता प्रभावती दास गुप्ता के नेतृत्व में मेला ढोलने वालों का पहला संघ 1927 में स्थापित किया गया था। 1928 में कलकत्ता में मेला ढोने वाले का अधिकार आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा। हमारा अगला प्रश्न है, एस्ट्रोडो द इंडिया निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी व्याख्या, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्ट्रोडो द इंडिया के नामक से प्रसिद्ध थी। इसका मुख्य उद्देश्य काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। लाल सागर तथा भूमध्य सागर के माध्यम से व्यापार सुरक्षित नहीं था। अंततः पुर्तगाली सुरक्षा के बदले में व्यापारियों से कॉटेज सुरक्षा कर वसूलते थे। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर को भी अपनी समुद्र व्यापार के लिए पुर्तगालियों से कॉटेज लेना पड़ता था। एक प्रकार एस्ट्रोडो द इंडिया सामुद्रिक लुटेरे के नाम से प्रसिद्ध था। नोट, प्रमुख विदेशी कंपनी एस्ट्राडो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी पुर्तगाल। दूसरी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 इंग्लैंड। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी नीदरलैंड। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 डेनमार्क। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी फ्रांस। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 स्वीडन। हमारा अगला प्रश्न है, 1770 और 1780 के दशक के अंतिम वर्षों में खातबंदी विनिमय से किससे संबंधित थे? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है भारतीय दस्तकारों, उनके उत्पाद
अनन्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिक्री करने के लिए बाध्य करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय दस्तकारों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यह प्रतिबंध उनकी सौदेबाजी की शक्तियों को कम करने और उनके उत्पादनों को तीरजही के आधार पर और काफ़ी कम कीमतों पर खरीदने के लिए लगाए थे। कंपनी ने बुनकरों को स्थानीय और विदेशी अन्य व्यापारियों के लिए कपड़ा बुनने से तब तक रोका जब तक उन्होंने कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 के अंतिम दशक तथा 1780 के प्रारंभिक दशक के मध्य खतबंदी विनिमय अनुबंध प्रणाली प्रारंभ किया, जो पूर्णतः भारतीय दस्तकारों को उनके उत्पादन अनन्य रूप से कंपनी को बिक्री करने के लिए बाध्य करते थे। इस प्रकार नियम के भारतीय कारीगरों को बंधुआ मजदूर बना दिया। इस नियम से कारीगरों को अपने उत्पाद खुले बाजार में बेचने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत में धन के निष्कासन ड्रॉन ऑफ वेल्थ के मामले को प्रस्तुत किया था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है वेल्वी आयोग। वेल्वी आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित भारत सरकार के व्यय प्रशासन पर रॉयल कमीशन था। इसका गठन 1895 ईस्वी में भारत में हो रहे अनावश्यक खर्चों की जांच करने के लिए किया गया था। इस आयोग से वेल्वी चमन तथा टी.आर. बुकानन संसदीय प्रतिनिधि के रूप में, दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडरबर्न एवं विलियम एस. केन भारतीय हितों के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य थे। अंततः 1895 में दादा भाई नौरोजी ने इस आयोग के समक्ष धन के निष्कासन ड्रॉन ऑफ वेल्थ के मामला रखा। 1897 में गोखले तथा दिनशा वाचा आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे और 1900 ईस्वी में आयोग की रिपोर्ट में वित्तीय व्यवस्था में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स से विनती किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1880 के दशक की किस संस्था में फर्ग्यूसन कॉलेज को विकसित किया गया था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है न्यू इंग्लिश स्कूल। 1880 के दशक में न्यू इंग्लिश स्कूल के फ्यूशन कॉलेज ऑफ विकसित किया गया था। 1880 के दशक में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, चिप लूनकर तथा गोपाल गणेश गंगकर ने मिलकर भारतीय की शिक्षा के लिए पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला था। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठित किया गया। इसके एक वर्ष पश्चात अर्थात 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज का उद्घाटन एल. फिलिस्टन कॉलेज, बॉम्बे के प्रिंसिपल विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। इसमें
R.G. भंडारकर तथा रांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स फर्गुसन के नाम पर कॉलेज का नाम फर्गुसन कॉलेज रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अस्पृश्यता पर 1929 की कांग्रेस उप समिति का अध्यक्ष था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है पंडित मदन मोहन मालवीय। 1929 में कांग्रेस कार्यालय समिति ने अपनी दिल्ली की बैठक में अस्पृश्यता विरोधी उप समिति बनाया, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय तथा सचिव जमुना दास बजाज को बनाया गया। इस समिति के निर्माण करने का उद्देश्य था दलितों के मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक कुओं के प्रयोग, स्वच्छ जीवन उपलब्ध कराना तथा उनके प्रतिबंधों को जिसका दलित बच्चे विद्यालय में सामना कर रहे थे हटाया जा सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अस्पृश्यता उन्मूलन का अभियान निरंतर चलता रहा। हमारा अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल 1806-1873 में एक अंग्रेजी दार्शनिक, अर्थशास्त्री और उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन थे। 19वीं शताब्दी के सुधार युग में एक प्रचारक के रूप में वे प्रमुख थे। दार्शनिक जेमिनी वेल्थ के उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत को विस्तार करते हुए J.S. मिल इस पर 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला, आनंद और खुशी की एकमात्र ऐसी चीज जिसका सच्चा आंतरिक मूल है। दूसरा, क्रियाओं उस हद तक सही है जहां तक वे खुशी को बढ़ा देती है, गलत जहां तक वे दुख पैदा करती है। तीसरा, सबकी खुशी बराबर मायने रखती है। मिल ने अपने 1861 के निबंध उपयोगितावाद में सिद्धांत का समर्थन किया, जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन लिबर्टी, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन ऑफ यूटिलिटरिज्म। शुरुआती अर्थशास्त्रियों ने डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ के सिद्धांतों पर विस्तार से मिल ने अवसर, लागत पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार के तुलनात्मक लाभ जैसी आर्थिक अवधारणाओं को विकसित करने की मदद की। हमारा अगला प्रश्न है, हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है हैलिकार्नासस। देखते हैं क्या है ये हैलिकार्नासस। हेरोडोटस का जन्म लगभग 1485 ईसा पूर्व में ग्रीक के शहर हैलिकार्नासस में हुआ था, जो एक एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक जीवंत वाणिज्यिक केंद्र था। हेरोडोटस एक ग्रीक लेखक और भूगोलवेत्ता थे तथा इनकी पहली इतिहासकार होने का श्रेय भी दिया जाता है। 425 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने अपनी महान कृति ग्रीको फ्रांसीसी युद्ध का एक लंबा लेखा जोखा प्रकाशित की। इतिहास की ग्रीक शब्द का अर्थ है पूछताछ करना। इसके पहले किसी भी लेखक ने अतीत का इतना व्यवस्थित गहन अध्ययन नहीं किया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है तथा इसके 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की,
जिसमें भारत और फ्रांस के संबंधों का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, लेनी रिफेनस्टॉल की फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, नाजी प्रचार। ट्रायम्फ ऑफ द विल 1935 की जर्मन नाजी प्रचार फिल्म है एवं इसका निर्देशक एवं संपादन लेनी रिफेनस्टॉल ने किया तथा फिल्म में नूरमबर्ग के 1934 के नाजी पार्टी कांग्रेस का इतिहास है, जिसमें 7 लाख से अधिक नाजी समर्थकों ने भाग लिया था। इसमें हिटलर, रुडोल्फ हेस और जूलियस स्ट्रीचर सहित कांग्रेस में नाजी नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों का अंश शामिल है। इसके प्रमुख विषय हिटलर को नेता के रूप में एक महान शक्ति के रूप में जर्मनी में वापसी है। इस फिल्म में प्रथम विश्व युद्ध, वर्सा संधि, चांसलर के रूप में हिटलर की नियुक्ति तथा उनकी नूरमबर्ग की यात्रा से बीता हुआ समय दिखाया गया। इस फिल्म ने जर्मनी, फ्रांस और इटली के कई पुरस्कार जीते तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसिस कैंप के साथ फिल्म संग्रहालय वी फाइट सीधे तौर पर ट्रायम्फ ऑफ विल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया से प्रेरित थी। लेनी रिफेनस्टॉल की एक अन्य फिल्म ओलंपिक है एवं यह भी नाजी प्रचार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था काल्पनिक कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृति और उपन्यासकार की कृति भिन्न नहीं होती? वे जहाँ भिन्न होते हैं वह यह है कि इतिहासकार के वर्णन का अर्थ सच होने से है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, R.G. कॉलिंगवुड। R.G. कॉलिंगवुड ने अपने ग्रंथ द आइडियल ऑफ हिस्ट्री में यह कहा था कि काल्पनिक कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृति और उपन्यास की कृति भिन्न नहीं होती। वे जहाँ से भिन्न होती है वह यह है कि इतिहासकार के वर्णन का अर्थ सच होने से है। कॉलिंगवुड एक अंग्रेजी दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। उनके इन्हीं दार्शनिक कार्यों के किए जाने जाता था, जिसमें द प्रिंसिपल ऑफ द आर्ट 1938 और मरण उपरांत प्रकाशित द आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 शामिल है। अगला प्रश्न, किसने कहा था इतिहास की पुनर्लेखन किया जाना चाहिए क्योंकि इतिहास कारणों या पूर्ववंतों एंटीस्टेडेंट्स के वे धागे हैं जिनमें हमें रुचि होती है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, ओलिवर वेंडन होम्स जूनियर्स। इसने बताया है, कानूनी इतिहासकार और दार्शनिक ओलिवर वेल्डन होम्स जूनियर का जन्म मार्च 1941 ईस्वी बोस्टन मार्क्स में हुआ। वह मैसाचुसेट्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बेटी अमेलिया थी। ली जैक्सन के बेटे थे। उन्होंने
1867 से बोस्टन में कानून का अभ्यास किया। होम्स ने बोलने की स्वतंत्रता पर प्रस्तावित प्रतिबंधों के लिए स्पष्ट और वर्तमान खतरे परीक्षण को स्पष्ट किया। उन्होंने यह कहा था कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए क्योंकि इतिहास कारणों या पूर्ववंतों एंटीसीडेंट के वे धागे हैं जिनमें हमें रुचि होती है। होम्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपने 29 वर्षों के दौरान अवमानन, कॉपीराइट, पट्टे और ट्रेडमार्क कानून, अमेरिकी नागरिकों के लिए आवश्यक निष्ठा की शपथ आदि विविध मुद्दों पर अभी भी अवसर उदित राय जारी की। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है उमाजी राजे। देखते हैं क्यों। पश्चिमी घाट के रहने वाले रामोशी जनजाति के लोग मराठा सेना व पुलिस के अधीन स्थल कर्मचारी थे। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद इन्होंने कृषि का धंधा अपना लिया, लेकिन अधिक लगान एवं उत्पीड़न के चलते अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में 1882 में विद्रोह कर दिया। रामोशियों ने सितारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर आक्रमण कर दिया। 1825 से 1826 में पुनः विद्रोह हुए और इस प्रदेश में 1829 ईस्वी में अशांति रही। 1831 ईस्वी में रामोशी विद्रोह को नेतृत्व उमाजी राजे ने किया। अंत में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भू अनुदान दिए और पहाड़ी पुलिस में भर्ती किया। हमारा 40वां प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज नामांकित में से किसका उत्तरवर्ती था? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है आत्मीय सभा। बंगाल के प्रारंभ में हुए धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन ने किया। इसी कारण राजा राममोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। राय बहुभाषाविद थे एवं उन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन भाषाएं भी सीखी। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन एक ईश्वरवादी का उपहार 1809 में प्रकाशित की। इन्होंने कलकत्ता में रहते हुए अपने युवा समर्थकों के सहयोग में आत्मीय सभा की स्थापना की। तदुपरांत वे आजीवन धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने में लगे रहे। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह सभा आत्मीय सभा का उत्तरवर्ती था। ब्रह्म समाज को आगे चलकर ब्रह्म समाज का नाम से जाना गया। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन के दौरान तवारीख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें ए, डी और ई को सही बताया है। तो ई है, बाबरनामा रोजा मचे डायरी पर आधारित नहीं थे। सॉरी, बी नहीं, ए। ये दरबारी इतवर्ती थे। डी है, वे स्मारक उपक्रम थे जिससे पुस्तक लेखन के लिए इतिहास लेखन की केंद्रीय विषय बनाया। यह पैटर्न सेल्यूजिक साम्राज्य के इतिहास द्वारा प्रभावित था। कैसे? मध्यकालीन के दौरान तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है।
जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ये एक दरबारी इतिवृत्त है। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि दरबारियों जैसे स्वशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय शासन के महत्व पर बल देते थे। वे स्मारक उपक्रम थे जिसने पुस्तक लेखन के लिए इतिहास लेखन को केंद्र विषय बनाया। तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यह पैटर्न सेल्यूसिड साम्राज्य के इतिहास द्वारा प्रभावित था। जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामे में रोजनामचे डायरी पर आधारित है। बाबर ने भारत में 3 प्रकार की जलवायु और फल में आम तथा पशु में हाथी को सर्वोत्तम बताया। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी। ए, 1605 में डचों ने अबोनिया के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा किया। वर्ष 1606 में डचों ने मछलीपट्टनम के एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुंडा के शासकों से फरमान प्राप्त किया। सी है, डचों ने वर्ष 1617 में सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। डचों ने मार्च 1602 में भारत में व्यापार करने के लिए संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डचों ने गुजरात और कोरोमंडल तट से कपास के सामान के लिए द्वीप समूह के मसालों का आदान प्रदान किया था। डचों ने खुद को मछलीपट्टनम में स्थापित किया। 1606 में गोलकुंडा के शासक से एक फरमान प्राप्त किया। उन्होंने खुद को मसाला द्वीपों में भी स्थापित किया ताकि वे 1610 तक वे मसाले के व्यापार में प्रमुख हो जाएं। तत्पश्चात डचों ने गुजरात में अपने व्यापार का विस्तार प्रारंभ किया। 1617 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा को घेर डाला और 1641 में पुर्तगालियों से मलक्का पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 1653 ईस्वी में चिंसूरा और 1658 में श्रीलंका से पुर्तगालियों को निकाल दिया। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की, जबकि 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और ई को सत्य माना है। वायु पुराण में वाकाटक राजवंश के संस्थापक उनके पुत्र प्रवीर के बारे में संकेत मिलता है। आरंभिक अभिलेख प्रालेख में आभारियों को पश्चिम भारत में स्थित शक महाक्षत्रपों के सेनापति के रूप में दर्शाया गया। ये है, महावंश के चोल शासक करिकाल का सिलोन पर आक्रमण करने का उल्लेख नहीं मिलता। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विद्याशक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। विंध्यशक्ति के पुत्र प्रवनसेन के बारे में वायु पुराण में उसे प्रवीर कहा गया है।
प्रवत सैन वाकाटक शासकों में से सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक था। पुराणों के मत अनुसार सातवाहन के पश्चात 10 आभीर शासक हुए जिन्होंने 67 वर्षों तक शासन किया तथा आरंभिक अभिलेख प्रलेखों में आभीरों को पश्चिम भारत में स्थापित कर शक क्षत्रपों के सेनापति रूप में दर्शाया गया। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने राजधानी नागार्जुनिकोंडा विजयपुरी थी। पुराणों में इस वंश की श्री पर्वतीय प्रारंभ में श्री पर्वत के निवासी तथा आंध्र व्रत कहा गया। कुछ सूत्रियों के चोल शासक करिकाली के सिंहाल सिलोन विजय वृत्तांत मिला, लेकिन महावंश में करिकाली का सिलोन आक्रमण का उल्लेख नहीं करता। चवालीसवें प्रश्न को आयोग ने अपने प्रश्न पत्र एनटीए से ही हटा दिया है। तो हम 45वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एनटीए ऐसे प्रश्न बार बार पूछता है, आप इसे अच्छे से देखें। इसमें ऑप्शन नंबर सी को सत्य माना है। ए, बी, डी, ई। ए, नागार्जुन कोंडा अभिलेख में वर्ष 278 ईस्वी की तिथि प्राप्त होती है। अभिलेख में महापरमादेव की छवि के प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है। नागार्जुन कोंडा अभिलेख सर्वोच्च ईश्वर का आदि पुरुष के रूप में उल्लेख करता है। नागार्जुन कोंडा अभिलेख ईश्वर को रुम्बर भाव के रूप में वर्णित करता है। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना कृष्ण गुटर क्षेत्र में श्री शांति मूलक ने की थी। अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। इनका पुत्र माठरी पुत्र वीर पुरुष दत्त हुआ। इसके अमरावती तथा नागार्जुनिकोंडा के लेख मिलते हैं। नागार्जुनिकोंडा लेख के अनुसार उसने उज्जैन के शक नरेश रुद्रभट्टिका से विवाह किया था। नागार्जुनिकोंडा के लेख में वर्ष 2078 ईस्वी की तिथि अंकित प्राप्त होती है, जो उसके अभिषेक को दर्शाती है। इस लेख में देव परमदेव की छवि के प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है। इक्ष्वाकु वंश के शासक जो ब्राह्मण मत के पोषक थे, किंतु उनकी रानियां बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। इस लेख में सर्वोच्च ईश्वर का आदि पुरुष के रूप में उल्लेख मिलता है। इस वंश की राजधानी नागार्जुन कोंडा प्राचीन नाम विजयपुरी थी। नागार्जुनी अभिलेख में ईश्वर को रुअंबर भाव के रूप में वर्णित करता है। आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन था, जबकि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी सातवाहन शासक का शासक था। हमारा 46वां प्रश्न है, नौकरों एवं दासों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें ए, बी को सही माना है। मोरलैंड इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर में दास्ता को विस्तार पूर्वक निरूपित किया है। फिरोज तुगलक एकमात्र शासक था जिसने दासों को निर्माण के उद्देश्य से प्रयुक्त किया था। पुर्तगालियों ने
व्यापक पैमाने पर दासों की नियुक्ति की थी? इसकी व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। एनटीए मध्यकालीन भारत में से काफी लंबे प्रश्न को पूछते हैं। वो इस तरीके के प्रश्नों को ही शामिल करते हैं, तो आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का शौक था। आफीफ के अनुसार उनके पास 18 लाख गुलाम थे। फिरोज शाह ने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवाने ए बंदगाह की स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान में 12,000 गुलाम शिल्पियों के रूप में कारखानों में काम करते थे। इतिहासकार मोरलैंड ने अपनी पुस्तक इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर में दास्ता को विस्तार पूर्वक निरूपित किया है। अकबर ने जीते गए युद्ध में बनाए गए बंदियों को दास बनाने की प्रथा को अस्वीकृत कर दिया तथा साथ ही साथ 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। भारत की अपेक्षा विदेश में मध्यकालीन के दौरान दास प्रथा कठोर थी। पुर्तगालियों ने व्यापक पैमाने पर दासों की नियुक्ति करते थे। औपनिवेशिक प्रसार के कारण पुर्तगालियों की जनसंख्या घटती जा रही थी, जिसके कारण 16वीं सदी में पुर्तगाल में दासों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। हमारा अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, ए, बी और डी। शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए गए। ऑप्शन नंबर बी, वापस किए गए किले प्रति वर्ष 4 लाख हूणों का राजस्व प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर कोण के एक क्षेत्र शिवाजी को प्रदान किया गया था। मराठा शासक शिवाजी ने 1664 में सूरत की लूट से क्रोधित होकर मुगल शासक औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भेजा। जयसिंह सासाबाद को अपने सैनिक केंद्र बनाया और पुरंदर को जीत लिया तथा रायगढ़ को घेर लिया, जिससे विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह से 24 जून 1665 को पुरंदर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 4 हूण वार्षिक आय की भूमि वाले 13 दुर्गों को सम्राट को देना स्वीकार किया और सम्राट ने अन्य 12 दुर्गों पर जिनकी वार्षिक आय 1 लाख थी, जबकि अधिकार अस्वीकार कर लिया। बालाघाट की जागीर शिवाजी ने अपने पास रखी, लेकिन बदले में उसे 40 लाख हूण और 13 किस्त देने होंगे। बीजापुर कोणक में एक क्षेत्र शिवाजी को प्राप्त किया गया था। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के अधीन 5,000 घोड़े के दल के साथ बादशाह की सेवा में रहना स्वीकार किया। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, सी, डी, ई। दिल्ली को रसीद की आपूर्ति काफी दूर के ग्रामीण क्षेत्र से होती थी। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के कृषि और
मूल्य नियंत्रण उपाय का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। इब्न बतूता से हमें ज्ञात होता है कि मुख्यतः गंगा के तट पर स्थित अमरोहा से अनाज की आपूर्ति होती थी। मध्यकालीन भारत में ऐसे तमाम विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ जिन्होंने देश के भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन किया है। इन विदेशी यात्रियों के अतिरिक्त हमें समकालीन फ्रांसीसी ग्रंथों में से अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक जीवन को समझाने में पर्याप्त सहायता मिलती है। जियाउद्दीन वर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी के कृषि एवं मूल्य नियंत्रण के उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है कि मुख्यतः अनाज की आपूर्ति गंगा के तट पर स्थित अमरोहा से होती है। दिल्ली को रसीद की आपूर्ति काफ़ी दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, जिसे लाने के लिए बैलगाड़ी, ऊंट और खच्चर का प्रयोग करते थे। मालवा में पान दिल्ली पहुंचाया जाता था, जबकि कन्नौज से इत्र एवं शक्कर, काढ़ा, मनकीपुर से चावल, गेहूं और शक्कर को राजधानी लाया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, ए, बी, डी, ई। ए, नौसैनिक रेटिंग्स ने 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार से विरोध प्रारंभ किया। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह का मुख्य कारण खराब भोजन और नस्ल भेदभाव था। बॉम्बे में शांति स्थापित करने के लिए एक मराठा बटालियन बुलाई गई थी। 1946 कराची में हड़ताल फरवरी 1946 में हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी नौसैनिक रेटिंग्स के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बम्बई में HMIM तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और अखाद्य भोजन के प्रतिपादक में हड़ताल कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी ने आम हड़ताल का आह्वान किया और लाखों मजदूर अपने कारखाना छोड़ सड़क पर निकल आए। नाविक विद्रोह के बाद बम्बई की जनता इस कदर उत्तेजित हो गई कि सरकार अनुमान के अनुसार 30 दुकान, 10 डाकखानों, 10 पुलिस चौकी, 64 अनाज दुकानों, 200 बिजली के खंभों को बर्बाद कर दिया। शहर की सामान्य दिनचर्या बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गई। इस मामले में कराची नवंबर बम्बई के बाद ही था। बम्बई के नाविकों के विद्रोह की खबर आगे ही दिन यानी 16 फरवरी को कराची पहुंच गई। इसके बाद HMIMS हिंदुस्तान और एक अन्य जहाज नाविक और 3 तटवर्ती प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। ब्रिटिशों द्वारा बम्बई की शांति स्थापित करने के लिए मराठा बटालियन बुलाई और यह बटालियन मुंबई के नाविकों को घेर लिया और उन्होंने खदेड़ उन्हें बैरकों तक पहुंचा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंटी-नेट जो ये प्रश्न पूछते हैं ये बहुत ही लेंदी होते हैं और इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाएं और इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने
सिडेनहैम कॉलेज की एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया था। सिडेनहैम ठीक किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का लाल ध्वज है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित सूत्र पहचान संबंधित गैर आयरन सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों को पहचान, ये तो मैंने बोल दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 में द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1917 में लंदन से वापस आने के पश्चात बम्बई के सिडेनहैम कॉलेज में 1918 में राजनैतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया। 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी पहली राजनीतिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। यह फैसला 1937 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर रखते हुए किया गया था। इस पार्टी का ध्वज लाल था। 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक नामक पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित सूत्रों की पहचान संबंधित गैर आयरन सैद्धांतिक का समर्थन नहीं किया। उन्होंने 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फाउंडेशन SCF के नाम से एक नए संगठन किया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन को एनटीए ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें A, B, C, D ऑप्शन नंबर ठीक है। कर्नल वालिस के पहुंचने से पूर्व 1770 में अलेक्जेंडर डाउन हेनरी पेटुलो और फिलिप फ्रांसिस भूमि कर को स्थायी रूप में निर्धारित करने देने की पैरवी कर रहे थे। फिजियोक्रेटिक विचार संप्रदाय ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुखता प्रदान की थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त भूमि व्यवस्था में सदैव के लिए भूमि मूल्यांकन किया था। स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा। कर्नल वालिस के पहुंचने से पूर्व 1770 में अलेक्जेंडर डाउन हेनरी पेटलू और फिलिप फ्रांसिस भूमि कर को स्थायी रूप से निर्धारित कर देने की पैरवी कर रहे थे। फिजियोक्रेटिक विचारधारा ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया। इनका मानना था कि राष्ट्रों का धन केवल कृषि योग्य भूमि का विकास और कृषि उत्पादन के मूल्य से प्राप्त होता है। इसलिए कृषि अधिशेष को बढ़ाने के लिए एक स्थायी बंदोबस्त को आवश्यक समझा गया। स्थायी भूमि बंदोबस्त इस भूमि व्यवस्था ने सदैव के लिए मूल्यांकन किया था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में भारत के 19% क्षेत्रों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा। कर्नल वालिस ने यह आशा की थी कि भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार भूमि के सुधार लाने में निवेश तथा विकास करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें ए बी सी डी को सही माना है। हिंदू उर्दू विवाद 1860 के दशक में आसपास के समय में उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध में शुरू हुआ। इस आंदोलन ने 1893 में नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना के साथ अधिक तीव्रता पकड़ी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसमें संस्कृत शब्द का अवतरण जिंदा दली रहती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसे अधिक फारसी और अरबी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सी डी को गलत माना है, जिसमें आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ए सी डी ई। इसमें ए है, शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल है। शंकराचार्य मंडल मिश्रा के शिष्य थे। सॉरी, गलत है ये। ज्येष्ठेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है। शंकराचार्य ने अपने बौद्धिक विरोधियों द्वारा क्रिप्टो बौद्धिक प्रच्छन्न बौद्ध कहे जाते हैं। शंकराचार्य ने मंडल मिश्रा के साथ दार्शनिक शास्त्र किया था। प्राचीन भारत दार्शनिकों के धर्माचार्य ने शंकराचार्य के नाम का ग्रहण किया। इनका जन्म 778 में केरल के कलंदी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यवा था। शंकराचार्य गृह त्यागने के पश्चात सर्वप्रथम नर्मदा नदी के तट पर आए, जहाँ गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया और उनका उपदेश ग्रहण करने के पश्चात गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि दी। शंकराचार्य महात्मा बनने के बाद नर्मदा नदी के तट पर माशमती में उनका मंडन मिश्रा तथा उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ अर्थ हुआ। इन दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार करने के बाद शंकर के शिष्य बन गए। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद के नाम से विख्यात हुआ। प्रस्थान त्रयी तथा उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर लिखे गए भाष्यों के माध्यम से शंकर ने अपने मत का प्रतिपादन समर्थन किया और उनके विद्वान शंकराचार्य को शून्यवाद के रूप में देखते हुए तथा प्रच्छन्न बौद्ध की संख्या में विभाजित करते ज्येष्ठेश्वर मंदिर शिव मंदिर श्रीनगर स्थापित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें ए सी और ई। ए है, बौद्ध निर्वाण प्राप्त करने हेतु बौद्ध धर्म और संघ नामक 3 रत्न पर विश्वास रखते थे। थेरवादी व महायानवादी बुद्ध की शिक्षा को मानते थे। शीश पहली बार वाराणसी के नजदीक स्थापित सारनाथ में स्थापित हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी करें। धन्यवाद।